सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो आजकल हालात बने हुए हैं, कारोबार काफ़ी मंदा चल रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बिज़नेस है, वो आप सबके इल्म में है कि दीन की तजारत है। एक तस्वीर भी लगा देते हैं बोर्ड पे ऊपर बाहर, ये पीर नकीबुर रहमान, मुफ्ती कह ले, मौलाना कह ले, जो मर्ज़ी कह ले। ये पहले पिंडी में राजा बाज़ार में रिक्शा चलाते थे। फिर इसका किसी के साथ मिलन हुआ, किसी मौलवी के साथ, और उसने इसको मशवरा दिया कि यार इस तरह से तू तरक्की नहीं कर सकेगा। और अब ये बहुत बड़े मुफ्ती बने हुए हैं, फतवे जारी करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लोगों के कुल करवाते हैं, ख़त्म देते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन ये बात आपको मैंने इसलिए बताई कि सबसे ज़बरदस्त तिजारत इस वक़्त जो है, वो यही है। रिक्शा चलाओगे सुबह से शाम तक, पल्ले से खाना पड़ेगा, और फिर आपको पता है ये कितनी तकलीफ होती है, सवारी ना मिली। इसमें ये है कि आपको सवारी मिलती रहेगी, सवारी की कमी नहीं पाकिस्तान। आप किसी इलाके में चले जाए, किसी मोहल्ले में चले जाए, मार्केटिंग आपने कर लेनी है, ज़ाहिर है जो रिक्शे से यहाँ तक पहुँच गया बंदा कि अब उसके आगे पीछे दुनिया है, उसको कोई सवारियों की प्रॉब्लम नहीं। खाने भी अच्छे मिलेंगे, ऐसे खाने मिलेंगे, जो लोग इनको खाने खिलाएँगे वो खुद नहीं वो खाने खा सकते। अगर वो खड़े होके खाएँगे, इनको इज़्ज़त के साथ बिठाकर, इनकी गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की, प्रोटोकॉल, आगे पीछे कोई 10, 20, 30 बंदे होंगे, गन्ने-शन्ने पकड़ी होंगी। ये चीज़ें वैसे ही मैंने आपको बताई, जो मौजू है वो असल में अब शुरू होता है। पाकिस्तान में 106 के करीब मौलवी जो है वो गिरफ्तार कर लिए। अब ये मौलवी जो हैं, इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? होता ये है कि इनमें से जो खिलाड़ी होते हैं, वो गेम डाल के चले जाते हैं। वो आके कोई फतवा दिया, फिर उसको जिस तरह भी उन्होंने पेश करना। पिछले दिनों आपने देखा बड़े-बड़े उलमा ने ये इसराइल के खिलाफ कुछ फतवे दिए थे कि जिहाद है, और फिर एक मौलाना साहब सरकारी आए और उनको बताया गया, जनाब आपने कहना कि अगर तो आप में ये हिम्मत है, तौफीक है, तो फिर आप कोई जिहाद वगैरह में हिस्सा ले सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं आपको। आप पे वाजिब नहीं है, जिस तरह दूसरी चीज़ें वाजिब नहीं है। अगर नहीं है कुछ भी पल्ले, तो परेशान नहीं होना। और हमारी कौम के पास तो अक्ल भी नहीं है। खैर, अब ये उलमा जो सारा दिन फितना और फसाद फैलाते थे, ये 106 पकड़े कैसे गए? क्योंकि ये शातिर नहीं थे। लेकिन जब ये जेल में रहेंगे, फिर इनको जनाब ऐसा वहाँ पे सबक दिया जाएगा कि ये बाहर आके फिर ज़ाहिर है जो भी ऊपर से ऑर्डर आएँगे, उसी के मुताबिक अपने खुतबात भी, जो भी प्रोग्राम इनके होंगे वो देंगे। ये जी फ़लस्तीन के हक़ में बोले थे, इनको बारह जेल में डाल दिया। अब कई मौलवी मरवा दिए, अभी कई और भी हैं जिनको मेरा ख़्याल है जान का ख़तरा हो सकता है पाकिस्तान में, और ऐसे भी हैं जिनको गिरफ़्तार किया जाए। ये पंजाब में हुआ सब कुछ। अब इनको समझाने की कोशिश की जाती है पहले, ये नहीं कि नहीं समझाते। गवर्नमेंट कहती है जनाब आपका क्या लेना-देना इसराइल से? दूसरे इस्लामी मुल्क नहीं बोल रहे तो आप क्यों परेशान हैं इतने? मगर क्योंकि अवाम के कोई जज़्बात होते हैं, उन जज़्बात के मुताबिक फिर इन उलमा को कई दफ़ा तकरीर करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद ये तितर-बितर हो जाते। मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि हम ज़हनी तौर पे भी गुलाम हैं, और हम अपने फ़ैसले भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि मैं इसराइल या फ़लस्तीन की बात नहीं करता, आप पाकिस्तान में रह के भी एहतजाज नहीं कर सकते। हमारे मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमा रहे थे कि तहकीक कर लिया करो। अब वहाँ पे जो कोई तहकीक करके खबर लगाता है, फिर उसकी अपनी खबर लग जाती। उसको जी कच्चे के डाकू ले गए, पक्के के डाकू ले गए। तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने वही करना है जो आपको ऊपर से ऑर्डर आने हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आपने ये वाला इस्लाम पेश करना है, आपने कहना है जनाब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ें इसलिए थोड़ी-सी आपको मैंने बताई है कि जो भी फितना फ़साद वहाँ पे पाकिस्तान में उलमा के ज़रिए फैलाया जाता है, ये उलमा भारी रकम लेते हैं, कोई फ़ी सबिलिल्लाह काम नहीं हो रहा। अगर आपके ज़हन में हो कि अल्लाह वास्ते ये काम कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर
इस फितना फसाद से जो कौम का, मुल्क का हशर इन्होंने कर दिया हुआ। और आप सबके इल्म में है कि आए दिन जो उलमा है वो लोगों को इकट्ठा करके जो काम करते हैं वो आप सबके इल्म में है। कई प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हमारा चैनल करता है। ये जो उलमा अगर 106 पकड़े जा सकते हैं सिर्फ इसराइल की आवाज़ उठाने के ऊपर या फ़लस्तीन के हक़ में, तो वहाँ पे जो उलमा फितना और फसाद फैलाते, क्या पंजाब गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ सकती? सिंध गवर्नमेंट उनको नहीं पकड़ सकती? इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी उलमा पकड़े जाते हैं, कौन सा तूफान आ गया, ये तो खबर आपको मैं दे रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा ही हो। और इन उलमा को जब पकड़ा जाता है फिर ज़ाहिर है इनके साथ एग्रीमेंट होते हैं कि आपने जो भी भाषा बोलनी है, जिस तरह मैंने बताया, उससे बाहर नहीं जाना। और इन्हीं उलमा के ज़रिए ये सियासी जमातें जो हैं या जो भी इनके ऊपर बैठे हुए हैं, वो फितना और फसाद खड़ा करवाते। वो ऐसे-ऐसे फितने कि लोगों की जान भी चली जाती। अभी ज़्यादा देर नहीं गुज़री वो कराची वाले वाक़या। तो यहाँ पे जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि कहीं भी आप देखें, कहीं कोई दरिंदे हैं, कहीं पे कोई जानवर हैं, कहीं पे कोई ख़तरनाक अशरफुल मखलूक़ात भी आप कह सकते हैं, तो आपने अपनी जान खुद बचानी है। आपको पता हो कि यहाँ पे ऐसे-ऐसे दरिंदे हैं, किसी जगह पे आप जा रहे हो, तो आप रास्ता बदल लेना चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं है कि उन दरिंदों के अंदर जाके आपने घुसना है और फिर उनको मौका देना कि आपके लिए कोई मुश्किल पैदा करे। आपने खुद ही बचना है। जिस तरह पाकिस्तान में वो बसों में नहीं लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, तो इसीलिए लिखा होता है कि साढ़े तो ना रहो। तो ये जो पाकिस्तान में उलमा के ज़रिए फितना और फसाद फैलाया जा रहा है, इतना ख़तरनाक है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लोगों की मज़हबी आज़ादी छीन ली गई, लोगों को कत्ल किया गया, लोगों की मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया और बताया ये जाता है कि हम कवानीन का एहतराम करते हैं। अभी कौन से कवानीन, कौन सा आइन, कौन चल रहा है आइन के मुताबिक? आपको कोई नज़र नहीं आएगा कि आइन के मुताबिक कोई चल रहा है। ये पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि आप जिस मकसद के लिए इन उलमा को इस्तेमाल करते हैं और फिर इनको फेंक देते हैं, और अगर ये आपकी बात ना माने, आपने देखा जितने भी उलमा हैं वहाँ पे, उनके बयानात में फ़र्क होता है। एक मौलवी कुछ फतवा दे रहा है, दूसरा कह रहा है ये गलत है, तीसरा कह रहा है ये ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये किराए के टट्टू होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता कि क्या क्या नाम है। जिस तरह मैंने वो रिक्शा ड्राइवर की आपको बात बताई, ज़बरदस्त किस्म की अब वो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ, ये जी सैयद है, उसके आगे झुक-झुक के लोग सलाम करते हैं। उसको कहते हैं आओ हमारे यहाँ पे कारोबार है, वहाँ आके तो दुआ करा दो, खुद कभी ज़िंदगी में दुआ ना की हो। तो ये जो जहालत है हमारे मुल्क की, इससे ये जो थोड़ा-सा समझदार बंदा है ना, वो फ़ायदा उठाता है। मगर जो अफ़सोस की बात है कि बेगुनाह लोगों के ऊपर जो आप ज़ुल्म करते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, वो बड़ा तकलीफ़ दे। वो इतना तकलीफ़देह है कि उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो ही लगा सकता है जिसके अंदर कोई ज़मीर ज़िंदा है, जिसके साथ-साथ जज़्बात ज़िंदा है, साँस ज़िंदा है, वो बंदा सिर्फ़ इस चीज़ को महसूस कर सकता है। देखिए जब इर्द-गिर्द भेड़िए, जानवर और दरिंदे हों और वहाँ पे फिर इंसान कहता है जनाब जिस तरह के ये है, इसी तरह का हमें बनना पड़ेगा, अगर हम नहीं बनेंगे तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में चल रहा है, आप जो मर्ज़ी करते रहे, आप जो मर्ज़ी कहते रहे, वहाँ पे सच बोलना गुनाह है। सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है उस मुल्क में कि आपको या तो मज़हबी तौर पे कोई ना कोई केस डाल के अंदर करा दिया जाएगा या आपके ऊपर कोई और केस डाल दिया जाएगा। कभी आपको कोई उठा के ले जाएगा, कभी कोई आपको, और फिर आपके इल्म में है कि लोग वहाँ पे कितनी मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हमारे इदारे जो हैं, लोग समझते हैं कि ये जानबूझकर ये सब कुछ करते हैं, इनसे करवाया जाता सब कुछ। आप देख रहे अगर वो कमिश्नर था, वो जो पिंडी का, उसने कह दिया था इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उसके बाद देख रहे उसका क्या शुरू, पता ही नहीं वो किधर गया। वो जो दूसरा था
कमांडो, वो जो लाहौर वाला था उसका भी पता कोई नहीं। तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए किसी इंसान की कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे, जो सच्चा है। कल ही बात हो रही थी, वो कहते जितने मर्जी बंदे मार दो किसी को, वहाँ पे कौन सा फर्क पड़ता, किसी की सेहत पे कौन सी कोई परेशानी आती। तो ये जनाब आपको मैं मशवरा देना चाह रहा था एंड पे कि अगर आपके कारोबार नहीं ना चल रहे तो ये जैसा ये रिक्शा ड्राइवर की मैंने मिसाल दी, वो बस ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, दो कारोबार वहाँ पे पाकिस्तान में ज़बरदस्त है। पहला तो ये मज़हब का है, दूसरा मांगने का। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, दाढ़ी शाड़ी रख लो और फिर आपके बारे में आ रहे, फिर आप लोगों को जो मज़हब सिखाते हैं उसके नताइज यही निकलने, फिर आपके मुल्क में अमन नहीं आ सकता, चाहे आप जो मर्जी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, खिलाफत कोला आ गया, जी हाँ। और ये किन लोगों ने निकाला है? ये जनाब कच्चे के डाकू हैं, और कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ये सब मिले हुए हैं। अंदाज़ा लगाएं कि अब कोई वहाँ पे ना मौलवी बोल रहा है, ना कोई तहरीक लबैक वाले बोल रहे हैं, और आपने देखा, वरना जनाब इनके जज्बात मजरू हो जाते। और कुछ लोगों ने वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने बोतलें वगैरह तोड़ी हैं, कोक की, स्प्राइट की, कि ये यहूदियों का है, इसका बाइकआउट करेंगे। और इसी तरह दूसरे KFC वगैरह में भी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मैकडोनल्ड है वहाँ भी। अब जनाब देखते हैं कितनी देर तक ये अपने आप को संभालते हैं, लेकिन उलमा जो हैं वो खा पी रहे, वो कहते कोई बात नहीं। ये सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी बड़ा अहम प्रोग्राम है, उसकी तरफ चलेंगे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे और वो क्या बताते हैं आप भी हैरान हो जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब अमेरिका से क्या जारी होने वाला है, और भी बहुत कुछ। जुड़े रहे हमारे साथ, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में, और बात होगी पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे। जिस तरह इमरान खान की बहनों को वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, भाई से मुलाकात नहीं की थी, करने दी गई। इसी तरह आपने देखा पिछले दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक औरत के लिए तो बड़ी आवाज़ उठा रहे थे, और यहाँ पे दूसरी औरतों की कोई इज्जत नहीं है। देखते हैं अब्दुल कयूम साहब इस बारे में क्या कहते हैं। सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? जो आपने कहा मुबारक साहब, ये शर्मनाक एक मोमेंट था जब इमरान की बहनें पाँव से नंगी फुटपाथ के ऊपर गर्मी में बाहर बैठी हुई थी। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा मैसेज था दुनिया के लिए, और ये दुनिया में मैसेज गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि जहां जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, जाली वज़ीर आज़म, जाली सदर, सब कुछ चल रहा है। और एक मोअज़्ज़ज़ खानदान की औरतों को किस तरह जलील किया जा रहा है, ये जो मैसेज है ये बड़ा ही खतरनाक था, और हर बंदे ने कंडेम किया है। पूरी दुनिया में लोगों ने इसको देख के शर्म अपने आप के लिए महसूस की है। पाकिस्तान के चूंकि सियासतदान करप्ट है, बेईमान है, धोखेबाज हैं, तो उनको तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर जो दुनिया बैठी है उन्होंने इसका बहुत बड़ा सख्त एक किस्म का उनके अंदर एक फीलिंग आई है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये आज से नहीं हो रहा मुबारक साहब, आपको पता ही है, लोगों के घरों से औरतों को नंगा करके उठाया गया, उनकी इज्जतें लूटी गई, सब कुछ उसी की कंटिन्यूएशन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई इस मुल्क का सदर नहीं है जो किसी पार्लियामेंट में जाके एड्रेस करे, या किसी गैदरिंग में जाके एड्रेस करे, या कन्वेंशन में जाके तकरीरें करे। ये दुनिया में आज तक हुआ नहीं है, बल्कि आप देखें दुनिया की मीडिया ने इसके ऊपर रिजेक्शन की है। इंडिया के बहुत टॉप के जनरल्स, रिटायर्ड ने सवाल किया कि हमारी हिस्ट्री में कभी किसी जनरल ने इंडिया में आज तक किसी मीटिंग में किसी जगह तकरीर नहीं की जो पाकिस्तान में हो रहा है, चूंकि पाकिस्तान नहीं चल रहा। ये उनकी अपने अल्फाज हैं। पाकिस्तान चूंकि चल नहीं रहा, एक आर्मी का बंदा जो खुद गलत तरीके से बने, पीछे से ठुड मारता है इनको, ये आगे चलते हैं, फिर ठुड मारता है, आगे जाते हैं। तो ये दुनिया में ऐसे होता नहीं है। कोई जमहूरियत नहीं है मुल्क में, कोई इस्लाम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि पिछले दिनों राना सनाउल्लाह ने शायद कहा है कि अगर कोई पाबंदियां लगती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अमेरिका की तरफ से, जो कि लगनी है आने वाले किसी वक्त में भी,
तो जी पाकिस्तानी कौम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी का साथ दे, आप देखते हैं कि कौम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साथ देगी? कभी भी नहीं। आप देखें ये कितने झूठे हैं। इनकी झूठा और मकारपुना और बदयांती और मुनाफाकुना। जब ये पूरी कौम की बात करते हैं तो पूरी कौम तो 24-25 करोड़ है या नहीं है, तो उसमें से तो 80% तो इमरान के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी कौन सी कौम रह गई है बाकी? ये सब फ्रॉड है। आर्मी को सपोर्ट इसलिए कह रहे हैं कि ये बनाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्होंने था कि हम तुम्हें बनाते हैं, तुम गलत तरीके से बनाए जा रहे हो और तुम फिर हमें सपोर्ट करना ताकि हमारी हुकूमत और तुम्हारी नौकरी चलती रहे। तो ये वही ड्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है इनका आपस में, और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और ये अपनी हुकूमत बचाने के लिए पूरी कौम को दबोचा हुआ है, उनकी गर्दनें दबोची हुई है, उनके आवाज दबोची हुई, उनकी इज्जत दबोची हुई है। तो ये जो मैसेज है, ये मुबारक साहब आप देखें, ट्रंप ने जो कहा, उसके जो बड़े बड़े वहां पे एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोग उसको जानते हैं, उन्होंने कहा ट्रंप कुछ भी सही, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो जो ट्रंप ने बातें की हैं वो करके छोड़ेगा। पाकिस्तान के बारे में ट्रंप के ये अल्फाज हैं कि इस जनरल और कुछ और जनरल्स को मैं अमेरिका में और यूरोप में पाबंदी लगाऊंगा कि ये आ ना सकें। नंबर 2, इनकी जितनी प्रॉपर्टीज के रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, हम अमेरिका से और यूरोप से बाहर निकलवाएंगे। सर ये बताइए कि अगर फर्ज करें पाबंदी लगनी भी या लग भी जाएगी, तो ये तो फिर पाकिस्तान तक महदूद रह जाएंगे, तो पहले तो ये बाहर भाग जाते थे, तो इस दफा क्या करेंगे फिर? ये सही बात है आपकी। अभी पहले तो भाग जाते थे, यूरोप में भागते, लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, फिर ये दुबई चले जाएंगे। देखिए ना, आपके अपने ही लोग मुसलमान जो हैं, वो जो ऊपर ऊपर से मुसलमान हैं। मुबारक साहब, आपने एक क्लिप देखा होगा, एक लड़का को 10-12 साल का, 2-3 दिन पहले की बात है, वो खून खून मिट्टी से भरा हुआ अल्लाह ताला से गिला कर रहा था कि ए अल्लाह, तूने हमारी मदद क्यों नहीं की? मुसलमानों ने तो नहीं की हमारी मदद, तूने क्यों नहीं की हमारी मदद? ये उसके अल्फाज थे जब वो टूटे फूटे खंडरात को देख रहा था और रो रहा था कि अल्लाह, तूने हमारी मदद क्यों नहीं की, जबकि पूरे मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की। हमें पता लग गया है कि मुसलमान जो है वो हमारी मदद नहीं उन्होंने की। ये उसके अल्फाज, ये पूरी दुनिया में चला है। वक्त साहब, ये वो लोग हैं, मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है जो जहां ये छुपते जाके, जहां प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई है। इस दफा तो ये भाग के किधर जाएंगे? दुबई जाएंगे, मस्कत जाएंगे, दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, इस तरह के ममालिक में जहां इन्होंने पैर वहां। और आपको पता है पाकिस्तान के बड़े बड़े चोर सारे दुबई में बैठे हैं। एक सिंध का गवर्नर था जो जिस दिन रिटायर हुआ रात को भाग गया था और पाकिस्तान के जहाज उसको छोड़ने दुबई चला गया, आज तक वहां पेंशन ले रहा है, खा पी रहा है, जैसे कर। तो ये सल्तनत जो एक नाम पे बनाई तो गई थी, लोगों ने कुर्बानियां दी थी, कोई शक नहीं है कि ये इस्लाम के नाम पे बनाई गई थी उस वक्त के लोगों ने, लेकिन इसके बाद तो गुंडों के हाथ में आ गई है और आज तक 76 साल इसको लूट खसूट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है ये अभी अभी आप देखें, कोई दुनिया का ममालिक आपको पैसा नहीं दे रहा। आपको मुबारक साहब को याद हो, कोई ना अमेरिका दे रहे हैं, ना यूरोप दे रहे हैं, ना ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं, ना जर्मनी दे रहे हैं, ना जापान दे रहे हैं, ना आपको चाइना दे रहे हैं, ना आपको कोरिया दे रहे हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, या रशिया है, सऊदीया भी आपको दे रहा है। तुर्की आप देखें कितनी इनकी आपस में दोस्ती यारी है। तुर्की ने आज तक पाकिस्तान को 1 रुपया नहीं दिया, ये आपको याद है। तुर्की ने 1 रुपया पाकिस्तान को उधार नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तानी लीडर दुनिया के करप्ट तरीन लोग हैं। और ये 2-3 मुल्क जिनकी आबादी गांव की तरह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गांव के बराबर है, वहां चले जाते हैं, दुबई के पांव पकड़ रहे हैं, शेख वो कतर के पकड़ रहे हैं, किस किस के पकड़ रहे हैं, वो वहां इधर आ रहे उधर आ रहे, दुनिया इनसे कट ऑफ हो गई है। और अजरबैजान छोटा सा गरीब मुल्क है, वो बेलारूस चले गए, वो कहते हैं वहां उसके बारे में लिखा गया कि ये दुनिया का करप्ट आदमी है बेलारूस का सदर। ये 2 वहां गए उससे और गुर सीखने के लिए। ये देखें मीडिया में लोगों ने सवाल किया है, वहां गुर सीखने के लिए कुछ बच गया तो वो भी हमें बताओ तरीका। तो मुबारक साहब, ये पाकिस्तान के लोगों की बदबख्ती है। हमने बहुत दफा रिपीट किया है, हमारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। दुनिया का तजुर्बा, दुनिया की एक चीज हमने देखी है कि जो कौमें मुर्दा होती हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। सर, आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम बना पाकिस्तान में, मजहबी तौर पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और फिर समझ से बाहर है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रोक नहीं सकती इनको। क्यों इस तरह खुली क्यों नहीं रोक सकती? हाँ,
गवर्नमेंट है ही नहीं है। गवर्नमेंट तो आपके डाकू है ना, वो डाकू तो चोर तो कातिल है ना। अभी कातिल खुद कैसे कत्ल करने वालों को रोकेंगे? ये एक मशहूर मकूला है कि वो बहुत चोर डाकू लुटेरे जेब कुतरे इकट्ठे हुए, तो वो मीटिंग कर रहे थे, ऊपर से कातिल आ गया। उन्हें बाबा देखो, तुम लोगों को फाइनेंशियली मारते हो, कत्ल करते हो, तो मैं हम कत्ल कर देते हैं, मुझे भी शामिल करो, तो वो शामिल हो गया। तो ये सारे शामिल हो गए ना, इकट्ठे हो गए। वरना क्या जुर्रत किसी की सल्तनत जहां चलती है, यूरोप में या सऊदीया में भी देखें या अरब मुल्कों में भी देखें, किसी को कत्ल करके कुछ दिखाए, जरा दिखाए तो सही ना। आपको एक वाकया याद है कि मैदान अरफात में वो इमाम जो कई सालों से इमाम था, उसने ईरान के खिलाफ शिया का हर्फ इस्तेमाल किया था, उसी वक्त सऊदीया ने उसको हटा दिया था। वो 30-35 साल से इमाम था। उन्हें बोला नो, खबरदार किसी के मजहब के बारे में बात करो। तो यहाँ तो कत्ल हो रहे हैं लोग, चूंकि हुकूमत नहीं है, चूंकि डाकू वहां पे बैठे हैं, कातिल बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पाकिस्तान के दुश्मन तो अंदर ही बैठे हैं। बाहर से जो आपके ऊपर इंडिया ने हमला नहीं किया, अफगानिस्तान ने आज तक नहीं किया, ईरान ने नहीं किया, और किसी हमारे दुश्मन ने किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दुश्मन है मुबारक साहब, जो सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तान के। सर आखिर पे ये बताइए कि हमारे जो उलमा हैं वो मजहबी नफरत की तालीम दे रही हैं, तो क्या देखती है कि किस तरफ हालात लेके जा रही है? इस्लाम तो जिस तरह वहाँ पे चल रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो खून खराबा होता है मजहब के नाम पे, कब तक ये चलेगा? ये देखें मुबारक साहब, ये हमने बहुत लोगों को बताया कि कोई इस्लाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई जमहूरियत नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहे। ये मुल्ला जो है ये कोई मुसलमान नहीं है, ये मुल्ला जैली, जैसे आपने एक प्रोग्राम किया अभी थोड़ी देर पहले, कितना जबरदस्त प्रोग्राम था। ये जैली लोग हैं, इनको तरीका बताया गया है कि हरामखोरी करनी है तुमने, दाढ़ी शाड़ी रख के, चोगे शोगे पहन के, हाथ में तस्वीर लेके, तो बगदाद के डाकू बनो और इस मुल्क को लूटो। भुट्टो लूटना चाहता था 20 साल, अयूब खान और बड़े बड़े लोग इस तरह लूटना चाहते थे। तो ये उनके ये सारे उनका टोला है। ये पीछे अभी दाढ़ी की शक्ल में टोला पैदा हो गया है। तो ये लोगों को वर्गलाते हैं गांव में जाके, और खाते पीते हैं, ऐश करते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, आपने बात की है। तो ये वही टोला है जो कत्ल भी कर रहा है, तो ये बड़ों की मर्जी से ही कर रहा है, वरना जरूरत नहीं हो सकती। एक मुमलिकत जिसमें सारा सिस्टम तो है लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फेल्ड एक स्टेट होती है। जब कोई सिस्टम आपका नहीं चल, फेल स्टेट। तो ये पाकिस्तान आज उस ग्रेड के ऊपर है कि वो फेल स्टेट है। उसका पासपोर्ट देख लें, उसकी और दुनिया में क्रेडिबिलिटी देख लें, तो वो हर जगह जीरो पे जा रही है। लेकिन इनकी टरें देखें, पेंट को टाइयां देखें, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या सोर्सेस को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं रात दिन, क्योंकि कोई नोटिस नहीं लेने वाला, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उस मुल्क में। तो ये कैसे मुल्क चल रहा है हमें समझ नहीं आ रही। दुनिया देख रही है, तभी पाकिस्तान को वो 1 रुपया नहीं देना चाहते, 1 रुपया वो देना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू जी सर। अच्छा, पिछले दिनों अमेरिका से एक कॉल आई मुझे, एक डॉक्टर साहब थे, तो वो कहने लगे कि ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि तस्बीह पकड़ी हुई है, इस्लाम में ये जो तस्बीह वाला सिलसिला है, वो कहते हैं जी इसका कोई तसव्वुर नहीं है और समझ से बाहर है कि जो लोग, उन्होंने तो इमरान खान के मतलब भी कहा कि उसने तस्बीह पकड़ी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इबादत अगर आपने करनी है तो अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो वहाँ पे मेरा हाल गिन गिन के इबादत करनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो खुले दिल से इबादत करे, मफ़हूम थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से भी आपको समझाने की कोशिश की। तो जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम इस वक्त सबसे बड़ा है वो यही है कि जो सामने नज़र आता है वो पीछे नहीं चल रहा, और जो पीछे चल रहा है वो सामने नज़र नहीं आ रहा। अभी सर ने ज़बरदस्त तरीके से आपको बता दिया कि ना हमारे पास इस्लाम है, ना हमारे पास इंसानियत है। हम फ्रॉडी लोग, वहाँ पे A to Z फ्रॉड, हर चीज़ फ्रॉड पे चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत बराज सलाम। नाज़रीन, जर्मनी की एक अदालत का फ़ैसला, और जर्मनी में जो 16 आर्म्ड कस्टम वाले हैं उनके छापे जो हैं वो कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जो जर्मनी की अदालत है बुंदेसवर्वाल्टगericht, उसने 2 लोगों के बारे में एक ऐसा फ़ैसला दिया जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो यूनान से आए हुए हैं वो मुतासर होंगे, जिन्होंने यूनान में सियासी पनाह करवाई और फिर वहाँ से जर्मनी आ गए। ये जो 2 लोग हैं इनका केस इसी तरह था
और ये दोनों पहले यूनान आए, ज़ाहिर है वहाँ पे कश्ती पे बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं और वहाँ से फिर ये जनाब जर्मनी आ गए और इनको जर्मनी में प्रॉब्लम ये थी कि जो वहाँ का आउसलैंडर ब्योडे था, उसका कहना था कि आप यूनान वापस जाएँ। इन्होंने केस कर दिया और इस तरह इनके वकला जो हैं बुंदेसवाल्टंग तक गए और उसने फैसला दिया कि ऐसे तमाम लोग जो यूनान से आए हुए हैं, उन्हें वापस जाना होगा। अब कौन से लोग हैं, ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो सिंगल हैं, यानी कि शादी वगैरह नहीं उनकी हुई, मियाँ-बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है। जितने भी सिंगल लोग हैं, उनको यूनान वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग कई सवालात उठाते हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनके लिए मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे अगर उनका सियासी पनाह का केस मंज़ूर हो जाए, तो चांसेस हैं और जर्मनी में बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत भी है, बच्चों की भी ज़रूरत है और शायद इसी वजह से या दूसरा जो बताया गया कि यूनान में क्योंकि ज़िंदगी टफ़ है, काम-शाम नहीं मिलता, आपको भी पता है, काफ़ी मुश्किल हालात हैं जर्मनी की निस्बत। उन्होंने कहा है जी अदालत ने जो फ़ैसले में लिखा है कि ये लोग वहाँ पे रह सकते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल यहाँ पे और भी उठेंगे जब दूसरे यूरोपियन ममालिक से लोग जो पहले के आए हुए हैं यहाँ पे, अगर उनके केस भी अदालत में जाएँगे, उनको भी उन्हीं ममालिक में वापस जाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें जिसने पहले सियासी पनाह इटली में करवाई और फिर वो जर्मनी आ गया या जिसने किसी और मुल्क यूरोप के कोई भी मुल्क हो उसमें सियासी पनाह करवाने कई लोग हैं जो ईस्ट यूरोप में आ जाते हैं। ईस्ट यूरोप जो है वो भी आपको पता है इतना अमीर नहीं है। ज़र्बिया, ये बोस्निया, ये जो भी ममालिक हैं, रोमेनिया वगैरह, तो वहाँ से फिर अगर वो आके सियासी पनाह जर्मनी करवाते हैं या करवाई हुई है, उनको भी कल को इसी तरह के फैसले से मेरा ख़्याल है कि दो चार होना पड़ेगा। और अब जनाब ऐसे तमाम लोगों के लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं है और इनको जाना पड़ेगा वापस। अब फैमिली वालों के साथ क्या सलूक होगा, अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन ये हमारी इत्तला है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी जो हैं हमारे, वो भी पहले यूनान आए और यूनान से फिर वो यहाँ पे जर्मनी आए। दूसरी जो अहम बात बता देते हैं आपको कि जो सोल आर्म्ड है, वहाँ का जो कस्टम का इदारा है, उन्होंने बड़ी तेज़ी दिखानी शुरू की है और पूरे जर्मनी में जो सैलून है, जो ब्यूटी पार्लर है, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में छापे मारने शुरू कर दिए और लोगों को पकड़ना शुरू किया। ये बताया जा रहा है कि ये कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं जो बगैर पेपरों के काम कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो दोनों तरफ से गेम डाल रहे थे, यानी कि बेनिफिट भी ले रहे थे और दूसरी तरफ जनाब काम भी कर रहे थे। इसमें ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की दुकानें हैं वहाँ पे और समझ से बाहर है कि वो बिल्कुल ही गैर कानूनी तौर पे जो लोग हैं उनको क्यों रख लेते हैं काम पे। सस्ते पड़ते हैं या मिलते नहीं हैं या उनके पास पेपर नहीं होते जिनको काम आता है। तो इसी तरह के हालात है। तो अब जनाब ये कॉस्मेटिक की जो दुकानें हैं और सैलून, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर है, वहाँ पे भी मैंने कल प्रोग्राम किया था एक साहब से, उन्होंने बताया कि काफ़ी चेकिंग होती है और जो उबर ड्राइवर हैं फ्रैंकफर्ट और बर्लिन, वहाँ पे उनकी भी इंक्वायरियाँ शुरू हुई हुई है और वो भी अगर दो तरफ से पैसे ले रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। इसके अलावा जनाब जर्मनी में आप सबको ये मैं बता देता हूँ कि इस वक़्त जो सियासी पनाह के केस है, काफ़ी स्लो जा रहे कई इलाकों में और जो जर्मन नई गवर्नमेंट आने वाली है, वो इस पर काफ़ी चीज़ें जो है उस पर सख्ती लेके आएगी और साथ ही उन्होंने जो काम नहीं कर रहे लोग, उनके लिए भी बताया कि अब जनाब उन्हें काम करना पड़ेगा और हर सूरत काम करना पड़ेगा।
जर्मनी में काम की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, ज़ाहिर है क्या वजह है वो काम नहीं कर पाते, या फ्री में जब चस्का पड़ा हो, माल-शाल मिल रहा हो, तो फिर वो कहते हैं जी ज़रूरत नहीं है काम की, हमें इधर से पैसे मिल रहे हैं। अभी मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में चाहे वो कोई भी काम जानता है, किसी भी काम पे उन्हें भेजा जाएगा और काफ़ी सख्ती की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि बार-बार हाज़िरी लगेगी, 1 महीने में 1 दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा भी बुला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं। मकसद ये होता है कि आपको कहीं बिज़ी रखना, ताकि आप शवार-सारवाइड ना कर सकें। और वहाँ पे क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इन्हें बिज़ी रखेंगे, तो फिर ये किसी जगह दूसरी जगह पे काम नहीं कर सकेंगे। जो नई गवर्नमेंट आ रही है, अभी वाज़े तौर पे कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो भी बातचीत हो रही है, जो जर्मनी के हालात हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं, मगर गैर मुल्कियों के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो उस पर ये कोई नई चीज़ें लाने का प्रोग्राम बन रहा है। जिस तरह मैंने बताया था कि जो 3 साल पहले कवानीन थे जर्मन पासपोर्ट के, वो ख़त्म कर दिए जाएँगे और अब वो 5 साल वाले ही होंगे, और उसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ तब्दीली आए, कुछ ना कुछ चेंजिंग आए। कॉमर्स में एक साहब लिख रहे थे कि जनाब आप जर्मनी में 2 नेशनलिटियाँ आप रख सकते हैं। दूसरी नेशनलिटी उसी सूरत में आप रख सकते हैं, अगर हम जिस तरह जर्मन गवर्नमेंट ने तो चलो कह दिया है जी, आप जर्मन नेशनलिटी के साथ पाकिस्तानी रख लें, लेकिन अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये मानना होगा, एग्री होगी अगर वो, क्योंकि जब भी आप कोई भी वीज़ा फॉर्म या किसी जगह भी एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपके पास कितने ममालिक की नेशनलिटी है, 2 हैं, 1 है, कौन-सी नेशनलिटी है। इसलिए वही मसला है कि आपने नेशनलिटी दोनों रखनी है, तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है उसे भी एग्री होना होगा। जो हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि आप 2 नेशनलिटियाँ रख सकें। अगर किसी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो तो कॉमेंट्स में लिखें, अगर आप प्रोग्राम करना चाहें तो हमारा नंबर भी आज ऊपर आप देख रहे होंगे, हमें कॉल करके या हमें मैसेज करके, बेहतर ये मैसेज करें, हम वापस कॉल कर लेंगे, तो फिर आपसे मशवरा भी कर सकते हैं। ये जो नंबर आपके लिए हमने दिया हुआ है, ये यूरोप के या किसी भी दूसरे ममालिक में आप रहते हैं, वहाँ से आप हमें राब्ता कर सकते हैं। अमेरिका के मतलब बता दें कि उन्होंने कहा जनाब आप अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ यहाँ से, वरना आपको भेजा जाएगा। अगर आप खुद जाते हैं तो आपको टिकट और कुछ ना कुछ पैसे भी दिए जाएँगे, और अगर हम भेजेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अमेरिका में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, क्योंकि वहाँ जब से नई गवर्नमेंट आई है, नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, जहाँ उनकी वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है। अमेरिका में रहने वाले लोग भी मुतासर हुए हैं, और ऐसे भी हैं जो जिनके बिज़नेस थे, जिनकी अपनी प्रॉपर्टियाँ थी, उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना, किधर जाना, कौन-सा रास्ता अख्तियार करना। तो जनाब ये आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप खुद चले जाएँगे तो फिर सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन खुद अमेरिका से क्या लोग जाएँगे या नहीं जाएँगे, या वहाँ के रहने वालों ने फैसला करना है, क्योंकि टिकट तो मिलेगी, लेकिन जब पुलिस पकड़ लेगी तो फिर भी जाना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि खुद चले जाएँ, ताकि वो टिकट वगैरह भी दे देंगे तो इज़्ज़त से चले जाए इंसान, बजाए इसके कि बाद में वो बेड़ियाँ डालें, जिस तरह इंडिया में लोगों को भिजवाया था शुरू में आते ही, और फिर नई मुश्किल कोई खड़ी हो जाए, फिर जब ये वहाँ छोड़ के आते हैं एफआई वाले पकड़ लेते हैं। अगर आप खुद जाते हैं तो फिर इतना बड़ा मसला नहीं। आखिर में मैं बता दूँ, वो आपने देखा होगा एक चाय वाला था, उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। वजह ये बताई जा रही है कि वो जनाब अफ़गानिस्तान से तल्लुक़ रखता है, और अब अदालत में केस लगा हुआ है, और उसका भी वकील कुछ ना कुछ पेश कर रहा है। दूसरी तरफ से सरकारी वकील जो पाकिस्तान का, वो भी कुछ पेपर सामने लेके आया, क्योंकि अफ़गानियों को पाकिस्तान से कहा कि फ़ौरन निकल जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। सर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल बासित साहब है हमारे साथ,
और जो पाकिस्तान में आपने देखा मजहबी तौर पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है और जिस तरह लोगों की इबादत में रुकावट डाली जा रही है, और इनसे पूछेंगे क्योंकि ये खुद तो यूरोप में है और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़े की ज़िंदगी इसलिए कि यहाँ कोई पूछता नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से इबादत करें, कोई आपको पाबंदी नहीं है। सर ये बताइए कि ये तो हालात दिन ब दिन जो है वो ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जिस तरह लोगों को कत्ल किया जा रहा है मज़हब के नाम पे। आप क्या देखते हैं कि इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? असल बात यह है कि ये कंट्रोल इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो मजहबी जमातें हैं जी। ये बतौर हथियार ये जो है ये तमाम सियासतदान जितने हैं और फौज भी ये इनको इस्तेमाल करती है। जिस वक्त ये कोई ऐसा गलत काम करना चाहते हैं या इनके किसी गलत काम की निशानदही होती है और लोग जो हैं वो एहतजाज करने की कोशिश करते हैं या कोई एहतजाज का ऐलान करते हैं, तो उस वक्त अगर हुकूमत ये समझे या फौज ये समझे कि ये जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा या इसके ऊपर बहुत सख्ती करनी पड़ेगी हमें, तो उस वक्त ये फिर मजहबी जो जमातें हैं उनकी आड़ लेते हैं और उनको आगे ले आते हैं। इसी वजह से ये आपने देखा कि अभी जो ये हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो ऐसा मुनाफिकाना काम कर रही है, जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमत जो है 7 रुपए कम करनी थी, उसकी बजाय उन्होंने वो अवाम की जेबों पर डाका डाल के कीमत वही रखी और उसको लेवी के नाम पे अवाम की जेबों से निकाल दिया कि हमने सड़कें बनानी है बलूचिस्तान में। हालांकि बलूचिस्तान में जो सड़कें बनानी थी इन्होंने इनसे बंदा पूछे कि जब वो अमेरिका को मुशर्रफ ने वहां स्ट्रिप्स दी थी, वहां जो सड़कें इस्तेमाल हुई थी उसके जो डॉलर हैं वो किधर गए हैं जो इनको मिले थे। तो ये इसलिए मजहबी जमातों को कंट्रोल नहीं करते ताकि लोग जो हैं वो उधर बिजी रहें और हुकूमतें जो हैं ये अपना काम करती रहें और फौज अपना काम करती रहे। सर पेट्रोल अपनी जगह पे, पर एक कीमती जान कोई चली जाए पाकिस्तान में, बच्चे यतीम हो जाए, फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, माशरा डिस्टर्ब हो जाए, तो पेट्रोल के साथ ये लोगों के इंसानी जो जिंदगियां उनका सौदाबाजी किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर देखें तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, मसलन आप देखें कि जो इंसाफ या अदालतें हैं ये दुनिया में 139वें या 143वें नंबर पर हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है दुनिया का बदतरीन पासपोर्ट हो चुका है। इसी तरह आप देखें उम्रे के नाम पे, हज के नाम पे जो है वहां जाके लोग भीख मांगते हैं, गैंग बने हुए हैं। तो जिस कौम में पैसा ही सिर्फ मतमा नजर हो जाए, उनमें ना हराम की तमीज रहे ना हलाल की तमीज रहे, तो वहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती है। इसी वजह से ये देखें कि आप कोई भी उठा के डिपार्टमेंट देख लें, पुलिस देख लें, आप FIA देख लें, आप मजहबी जमातों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख लें या किसी को भी देख लें, फौज के डिपार्टमेंट देख लें, वहां सिवाय पाकिस्तान में हर आदमी का मतमा नजर जो है वो सिर्फ पैसा है और सिर्फ कमाना है, खा वो हराम तरीके से कमाए या किसी भी तरीके से बनाए, खा किसी को कत्ल करके कमाए या किसी को किराए पे अगवा करके करे कमाए, इस चीज से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंसानी जान की कीमत नहीं है। इंसानी जान की कीमत वहां होती है जहां अदालतें सही काम कर रही हों, सियासतदान मुखलिस हों और वो अपने अवाम का दर्द महसूस करते हैं। सर 2-3 बड़े अहम सवाल जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पहला ये कि उज़्मा जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने कहा यहाँ पे तो जितने भी अक़लियत हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि पूरा रमज़ान या अभी भी जो हालात बने हुए वो नज़र आते हैं, तो किस तरह ये साफ झूठ बोल लेते हैं लोग? बात यह है कि झूठ बोलने में जोर तो नहीं लगता। कहते हैं कि वो एक शेर है किसी का, उसने कहा है जी कि सच जो है उसको आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, झूठ जो है इसकी कोई इंतहा नहीं। तो जो है झूठ बोलने वाले लोग जो हैं ये सियासतदान जो है, इनसे बड़ा दुनिया में मुनाफिक आदमी है ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के मुनाफिक तरीन जो लोग हैं सियासतदानों में इधर भरे हुए हैं, वो
अवाम को कुछ कहते हैं, हकीकत तो उसके बरअक्स होती है। ये जो बयानबाजियां देते हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को गुमराह करने के लिए देते हैं, वरना वो भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होता है और क्या होता है। अभी आप ये देखें कि सिर्फ ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, इसने वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके कन्वेंशन से खिताब किया था कि जी हम जो है यहाँ सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ करेंगे, आप अपना सरमाया देंगे। लेकिन वो देखें 3 दिन या 4 दिन भी नहीं गुजरे तो 22 जो है ये फ्रेंचाइज जो है उनको जला दिया गया। अब ये आप बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वहां क्या इज्जत है या क्या रह जाएगी, कि वो कौन इसके ऊपर इतबार करेगा। इसका मतलब है लीडरों से लेके अवाम तक, मजहबी रहनुमाओं से लेके सियासतदानों तक, हुकूमती ओहदेदारों से लेके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, सब की बुनियाद जो है झूठ है। अच्छा, KFC बंद हो रही है जी, बताया जा रहा है कि उनका कारोबार इस वजह से प्रॉब्लम में आ गया कि उलमा तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा उलमा खुद तो खा रही हैं। वो कहते कोई बात नहीं, हमें खाने दो, अवाम के लिए तकरीरें और हैं, हमारे लिए और है। तो ये अवाम को क्यों नहीं समझ आती सर? इसलिए अवाम को समझ नहीं आती कि आप ये देखें कि अवाम जो है, एक तो ये है कि इनको एजुकेशन नहीं है, 2.5 से 3 करोड़ बच्चा अभी भी स्कूल नहीं जाता है, और वो जो स्कूल नहीं जाता है वो कहाँ जाएगा, वो मदरसों में जाएगा जहां उनको रोटी भी मुफ्त मिलती है और वहां उनके वालिदैन से बोझ भी हटता है। तो वहां जो ब्रेन वॉशिंग होती है ना, यहाँ 45,000 मदरसा है तकरीबन जो रजिस्टर्ड है, उसमें जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो अवाम में शऊर आने ही नहीं देती, और वो अवाम को बेवकूफ और वालिदैन को भी बेवकूफ बनाते हैं। मजहब के नाम पे उनको जो भड़काते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अवाम को समझ नहीं आती। सर ये भी इस वजह से परेशानी बनी कि इस साल पहले की निस्बत कम लोग जो है वो हज पे जाएंगे, तो हज पे जाने से हमारे के अंदर तब्दीली आती है वहां पे? नहीं, वो आप ये सोचे क्यों कम लोग हज पे जाएंगे, क्योंकि वहां हज के नाम पे इन्होंने भीख मांगना शुरू किया हुआ था, वहां लूट मार शुरू की हुई थी, जिनको ये सरकारी कोटे देते थे वहां यहाँ उनसे पैसे लेके वहां उनके लिए अच्छा इंतजाम नहीं किया जाता था। सऊदी अरब की जो हुकूमत है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ये असल में उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। उन्होंने ये देखें आपके जो इस वक्त भी प्राइवेट हज कोटा दिया गया था, उन्होंने सिर्फ 10,000 लोगों को अप्रूव किया था। बाद में हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने इंटरफेयर करके मजीद 10,000 का कोया है। वो तो इनको बिल्कुल कोटे कम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिक्योरिटी की भी, वैसे अखलाकी भी। और वहां जो है ये एक 2 नंबरी काम जो है वो उनकी वहां सिखाए जा रहे हैं लोगों को पाकिस्तानियों की तरफ से। इस वजह से जो है वो हज कम हो रहे हैं। ये नहीं कि ये जाना नहीं चाहते, ये जाना चाहते हैं। हुकूमत, उनकी हुकूमत जो है वो ये सख्त इक़दाम कर रही है कि ये लोग ज्यादा ना आए। अच्छा, आखिर में ये बताइए, ये जो कराची में वाकया पेश आया जुमे वाले दिन, आप देखते हैं कि वहाँ पे इंसाफ कोई मिल सकेगा? जिस तरह एक अहमदी को कत्ल किया गया और जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें जमानतें भी होगी, उसमें ये दफा भी लगी हुई थी, ये जो दहशतगर्दी की, तो अदालतें अदल कर पाएंगी वहां पे? कोई आपको नजर आ रहा है? नहीं, पाकिस्तान में इसकी उम्मीद इसलिए नहीं है, बुनियादी वजह ये है, वो जैसे आपने कहा कि मजहब के नाम पे जो है, मजहबी तौर पे जज भी जाहिल हैं, हुकूमती लेवल पे जो ओहदेदार हैं वो भी जाहिल हैं, फौज के जनरल भी जाहिल हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जो बच्चे या उनके अंदर जो मौलवी या जो उनके जनाजे पढ़ाते हैं या जो उनको नमाजें पढ़ाते हैं, वो सारे जो हैं वही मदरसों से निकले हुए हैं। इस लिहाज से उनके दिमाग में जो बात बैठा दी गई है वो ये बता दी गई है कि इसके बारे में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए या कोकलियत की बात आ जाए या किसी काफिर को जिसकी समझ जब बात आ जाए, वहां हर किस्म की नाइंसाफी जो है वो जन्नत का मूजब बनेगी। इसलिए आप अदालतों से तो ये भूल ही जाएं कि वहां आपके सामने ये काजी फायजा का केस है जो उसने एक कोशिश की थी, लेकिन वो किस तरह फिर उसके साथ सलूक किया गया। उसके चैम्बर में जाके मौलवी मिले, उसको पता नहीं क्या क्या धमकाया गया, तो उसको फैसला उसने वापस ले लिया।
इस लिहाज से यहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं मिल सकती। ये सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ही कोई इंसाफ करे तो इनके साथ से निपटे, वरना अदालतों से आपको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। इसलिए कि जो आईन है उसमें उसमें ऐसी चीजें उन्होंने डाल दी गई हैं कि जो अगर अदालत कोई जो है वो करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको वो खुद उसकी लपेट में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। अदालत करना भी चाहे तो नहीं कर सकेगी, आपने देखा, वो सही कहा सर ने अभी के वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके बाद बदल दिया गया, आइन बदल दिया गया, खिचड़ी पकी हुई है, किसी को वो पता नहीं चलता, जुल्म हो रहा है। और ये जुल्म कब तक बंद होगा देखते हैं। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई हालात ठीक होने वाले हैं पाकिस्तान के, क्योंकि जो मजहबी कार्ड खेला गया है वो बहुत ख़तरनाक है और सियासी लोग और हमारे जर्नैल ये मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, इस्तेमाल जिनको कर रहे हैं। ये मैं आपको प्रोग्राम बताता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें,